Hello everyone. Today we are going to discuss the theory of profit. So first of all we have to understand what is profit. Profit is factor income of entrepreneurs. हर एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट चाहिए बिकॉज ही इज बेयरिंग द रिस्क एंड व्हेन वी बेयर रिस्क समथिंग वी एक्सपेक्ट इन रिटर्न एंड दैट इज रेफर टू एज प्रॉफिट. प्रॉफिट एक हमारा सरप्लस इनकम हो सकता है. सरप्लस इनकम मीन्स टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो, दैट विल बी आर सरप्लस. एक होता है रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरल सर्विसेज. when we are undergoing a business we make so many innovations, we take risks, we bear uncertainties, उसका भी हम एक रिवॉर्ड चाहते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो प्रॉफिट. एक तो हो गया सरप्लस इनकम, जितनी हमारी सेल प्राइस है उसमें से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस कर दो. बट अगर हमारा कोई प्रोडक्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट है या हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा रिस्की है तो हम कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं, वो दैट इज़ रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज. प्रॉफिट एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है. ग्रॉस प्रॉफिट इज़ बिजनेस प्रॉफिट. टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट खर्चे माइनस कर दो. एक्सप्लिसिट कॉस्ट मीन्स विच वी पे टू आउटसाइडर्स. ठीक है, जैसे शॉप रेंट पे लिए वो खर्चा, रॉ मटेरियल ले रहे हैं बाहर से वो खर्चा, वो माइनस कर दिया. तो ग्रॉस प्रॉफिट में एक तरह से क्या आ गया, सारी इम्प्लिसिट कॉस्ट आ गई. इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ओन कैपिटल, wages of entrepreneurs own labor, rent on own land, depreciation, insurance charges, economic profit. तो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है प्योर प्रॉफिट, जिसको नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं. नेट प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट में से इम्प्लिसिट खर्चे माइनस कर दो. इम्प्लिसिट खर्चे मतलब जो ओनर्स के अपने खर्चे हैं, अपनी मीन्स दीज आर नॉट टेकन इन टू अकाउंट्स बट वाइल कैलकुलेटिंग इकोनॉमिक प्रॉफिट्स वी हैव टू टेक देम इन टू कंसिडरेशन. जैसे कि हमारे खुद के खर्चे नहीं कह सकते कि जैसे मैं अपने जगह पे काम कर रही हूँ, तो इफ़ आई टेक ऑन रेंट द सेम रूम और द सेम लैंड, तो उसका क्या कॉस्ट पड़ेगी, वो मेरी खुद की लैंड की इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी. ठीक है, तो एक तरह से टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट और अगर इम्प्लिसिट दोनों खर्चे माइनस कर दे वो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा, नेट इनकम. तो नेट प्रॉफिट इंक्लूड्स रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग अनसर्टनिटीज़, रिवॉर्ड फॉर एबिलिटी. फिर भी अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो दैट इज़ बिकॉज ये मैंने रिस्क लिए, अनसर्टनिटी बियर किया है, मैंने इनोवेशन करी है, उस चीज़ का मैं प्रॉफिट ले रही हूँ. तो ग्रॉस प्रॉफिट इज़ अ वाइडर टर्म, इट इज़ अ नैरोअर टर्म, इट इंक्लूड्स इम्प्लिसिट कॉस्ट, इट एक्सक्लूड्स इम्प्लिसिट कॉस्ट. इससे रियल लॉस नहीं निकलता. रियल लॉस हमारा नेट प्रॉफिट से निकलते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट इज़ अर्नड इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, नेट प्रॉफिट इज़ नॉट अर्नड इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ग्रॉस प्रॉफिट लॉन्ग रन में होता है और शॉर्ट रन में नेट प्रॉफिट होता है. नेक्स्ट आर थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 15 मार्क्स का लॉन्ग और 5 मार्क्स का शॉर्ट आ सकता है, दोनों मतलब 20 मार्क्स का पेपर इनमें से आ सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर 4 थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट. तो पहली थ्योरी है डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दी थी J.B. क्लार्क. अकॉर्डिंग टू J.B. क्लार्क, प्रॉफिट इज़ अ डायनामिक सरप्लस दैट अराइजेज ओनली इन डायनामिक कंडीशंस. मतलब अगर इकोनॉमी स्टेबल चल रही है तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा. प्रॉफिट होने का रीज़न ही क्या है, क्योंकि इकोनॉमी कौन सी हमारी डायनामिक नेचर की है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग. ड्यू टू द चेंजेस इन द इकोनॉमी हमें प्रॉफिट अराइज होता है. अगर स्टैटिक कंडीशंस है तो नो प्रॉफिट, मतलब उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स, डिमांड, सप्लाई वगैरह में किसी चीज़ में चेंज नहीं आ रहा. ठीक है, तो उस केस में डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ द प्रॉफिट. अगर डायनामिक इकोनॉमी है तो प्रॉफिट का क्या लगेगा, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो कह रहे हैं ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रिवॉर्ड इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. मतलब हमने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देना है आउटपुट, जो उसको जितना वो हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं उतना हम सबको दे देंगे. लेबर को वेजेस दे देंगे, लैंड को रेंट दे देंगे. तो एंटरप्रेन्योर को सिर्फ क्या मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट. कहाँ पे, जहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट आपस में क्या है, इक्वल. ये हमारा सारा स्टैटिक कंडीशन में. तो स्टैटिक कंडीशन में हमें सिर्फ क्या मिल रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकल रहे हैं. बट क्लार्क वॉज ऑफ व्यू कि इन रियल लाइफ कंपेरेटिव स्टैटिक सिचुएशन इज़ फाउंड. मतलब इकोनॉमीज़ में चेंजेस आते हैं. देयर आर 5 चेंजेस इन द इकोनॉमी. चेंज इन डिमांड ड्यू टू पॉपुलेशन,
changes in pattern of the demand, changes in technology, changes in capital, and last is change in form of business organization. अब जब डिमांड ड्यू टू पॉपुलेशन और पैटर्न ऑफ डिमांड में चेंज आ रहा है तो मतलब कि डिमांड कम भी हो सकती है, डिमांड बढ़ भी सकती है. जैसे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी. पैटर्न ऑफ डिमांड में क्या हो गया, लोगों ने चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करनी शुरू कर दी तो डिमांड इंक्रीज़ करेगी. ठीक है. टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो टेक्नोलॉजी के चेंज आने से और कैपिटल में चेंज आने से सप्लाई में चेंज आता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो सप्लाई इंक्रीज़ कर जाएगी. ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो सप्लाई क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी. ठीक है. और अगर कैपिटल कम कर दूंगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम. तो ड्यू टू दिस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई देयर कैन बी चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइजेस. ठीक है ना. जब डिमांड और सप्लाई चेंज करेगी तो प्राइजेस भी इम्पैक्ट हो सकते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इम्पैक्ट हो सकते हैं. जैसे टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी. किसी ना किसी चीज़ में तो चेंज आएगा ही ना. आइदर द प्राइजेस विल चेंज और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल चेंज. तो अगर एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्राइस चेंज होने के से अगर एवरेज रेवेन्यू बढ़ गया, एवरेज रेवेन्यू इज़ मोर देन एवरेज कॉस्ट तो प्रॉफिट इज अर्न्ड. अगर एवरेज रेवेन्यू इज़ लेस देन एवरेज कॉस्ट तो फर्म को क्या हो जाएंगे, लॉसेस. तो ये सिर्फ तब होगा अगर इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं. अगर इकोनॉमी में चेंजेस ही नहीं आ रहे तो रेवेन्यू और कॉस्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल. अगर रेवेन्यू में चेंजेस आ रहे हैं तो उससे हमारी प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सेलिंग प्राइस में क्या आएगा, चेंज आएगा, जिसके कारण हमें क्या होंगे, प्रॉफिट्स होंगे. ठीक है. बट फिर इसको हर थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है. इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था प्रोफेसर नाइट द्वारा. वो कह रहे ऑल काइंड ऑफ चेंजेस डू नॉट गिव राइज टू प्रॉफिट. कि सारे ज़रूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा या पॉपुलेशन में चेंज आने से प्रॉफिट चेंज होगा. तो वो कह रहे हैं वो गलत है. क्लार्क कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नाइट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस विच आर एंटिसिपेटेड चेंजेस एंड अनसर्टेन चेंजेस. एंड एंटिसिपेटेड चेंजेस हैं जिनको हम फोर्सी विच वी कैन सी कि ये फ्यूचर में हमें होना है, हो सकता है, तो उसको हम पहले ही क्या कर सकते हैं, इंश्योर करवा सकते हैं. तो इंश्योर करवा लेंगे तो वो लॉस हमारे एक तरह से अवॉइड हो जाएगा. ठीक है. फिर डिमांड और सप्लाई में भी चेंज नहीं आएगा तो देयरफॉर नो प्रॉफिट. बट देयर आर सम अनसर्टेन चेंजेस विच कैनॉट बी प्रिडिक्टेड. और उन अनसर्टेन चेंजेस के कारण जो होता है दैट इज़ रेफर्ड टू एज प्रॉफिट. जो एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है दैट इज़ प्रॉफिट. बिकॉज हमने एंटिसिपेट को क्या करवा लिया, लॉस को अवॉइड कर लिया बाय टेकिंग इंश्योरेंस. बट अनसर्टेन चेंजेस को हमने वी कैन नॉट गेट इंश्योरेंस रिगार्डिंग दैट. तो जो अगर अनसर्टेन चेंजेस के कारण हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है या सेलिंग प्राइस कम हो रही है, सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो हमें दैट विल गिव राइज टू प्रॉफिट्स. दिस वॉज द फर्स्ट थ्योरी विच वॉज गिवन बाय JB क्लार्क. सारा फोकस किस पे था, प्रॉफिट पे. नाम ही क्या था, डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, डायनामिक नेचर की. तो प्रॉफिट किस जगह किस टाइम पे होगा, जब इकोनॉमी डायनामिक नेचर की होगी. स्टैटिक कंडीशन में प्रॉफिट अराइज नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट इज इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वॉज गिवन बाय प्रोफेसर स्कम्टर. तो अकॉर्डिंग टू हिम द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू मेक इनोवेशंस. जितनी ज़्यादा हम दूसरों से अलग चीज़ लाएंगे ना, वी कैन सेल इट एट एनी प्राइस एंड दैट विल गिव राइज टू प्रॉफिट. तो इनोवेशंस, इन्वेंशंस दैट कॉजेज चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी, रेवेन्यू इंक्रीज होगा एंड प्रॉफिट्स विल ऑल्सो इंक्रीज. एंड इनोवेशन कैसे हो सकते हैं, एनी वे यू कैन इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. ठीक है. जो दूसरों से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट. एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक कार्स. टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली, जो ठीक है, इनोवेशन ली, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रेवेन्यू विल इंक्रीज एंड प्रॉफिट्स विल इंक्रीज. न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ से पहले रॉ मटेरियल मिल रहा था वो एक्सपेंसिव दे रहे थे या फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने का या उसको लेने का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा था. हमने कोई ऐसा सोर्स ले लिया या ऐसा रॉ मटेरियल ही निकाल दिया जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, चीप है. न्यू मार्केट ओपन कर दी.
कहीं और बिजनेस सेटअप कर लिया, ब्रांच खोल लिया, कहीं और बिजनेस सेटअप कर लिया जिससे प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए, या नया प्रोडक्ट या नया मेथड ही इन्वॉल्व, मतलब प्रोडक्शन को करने का मेथड ही नया कर लिया जिससे कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या कर गई, कम हो गई। ना प्रॉफिट, बट ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट ड्यू टू इनोवेशन इज़ टेम्परेरी, बिकॉज अगर मैंने कोई इनोवेशन लेकर आई है तो मेरा कॉम्पिटिटर फटाफट उसको इमिटेट कर लेगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो है टेम्परेरी, बट इनोवेशन के कारण कुछ देर तक हम क्या कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ। नो इम्पॉर्टेंस टू अनसर्टनिटी, सारा फोकस इनोवेशन पे था, अनसर्टनिटीज़ को फोकस नहीं करा। नो इम्पॉर्टेंस टू रिस्क टेकिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, की जो प्रॉफिट होता है वो रिस्क टेकिंग के कारण भी हो रहा है, ठीक है। एंड इग्नोर्ड ऑल अदर फैक्टर्स, बाकी और सिर्फ एक ही फैक्टर को बोला, इनोवेशन इनोवेशन इनोवेशन, और किसी फैक्टर को इसने कंसिडर ही नहीं किया, ठीक है। नाउ द थर्ड थ्योरी इज रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज गिवन बाय F.B. Hawley. As per F.B. Hawley, risk taking is the main function of entrepreneur. Entrepreneur arranges for different functions of production, factors of production ना। इसमें नाम F.B. Hawley ने क्या बोला था, रिस्क लोगे, हॉले रिस्क, ठीक है। तो नाम F.B. Hawley, रिस्क लोगे तभी क्या होगा, आप प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। क्योंकि कहते हैं जो एक ओनर है, एक एंटरप्रेन्योर है, वो लैंड, लेबर, कैपिटल, कितने फैक्टर्स को कंसिडर करता है, ठीक है। सबको क्या मिल जाता है, अपने अपना लैंड को रेंट मिल जाता है, लेबर को वेजेस मिल जाते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल जाता है। बट वो कहता है देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सेल। अब आज हम सामान बना के रख लेते हैं, वो उसी टाइम नहीं बिकता, प्रोडक्शन तो पहले करनी पड़ती है ना। वो बिकता कब है, जैसे गर्मियों में स्वेटर्स बन जाते हैं, वो बिकते विंटर्स में। तो देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सेल, एंड देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क ऑफ लॉस इन दैट पीरियड। कुछ भी लॉस हो सकता है, फैशन ही चेंज हो सकता है, ख़राब हो सकती है पड़ी पड़ी चीज़। तो वो रिस्क को बियर करने के लिए जो प्रॉफिट, जो रिटर्न में हमें मिल रहा है, दैट इज़ रेफर्ड टू एज प्रॉफिट। हायर द रिस्क, हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क, लोअर द प्रॉफिट। तो एज पर F.B. Hawley देयर आर 4 काइंड्स ऑफ रिस्क। रिप्लेसमेंट रिस्क जैसे डेप्रिसिएशन, तो नो, रिप्लेसमेंट रिस्क इज डेप्रिसिएशन, व्हेन आई रिप्लेस द एसेट, तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। रिस्क प्रॉपर मीन्स टाइम लैग बिटवीन सेल एंड परचेज विच इज़ अनफोर्सीन, तो उसके कारण प्रॉफिट्स होते हैं। अनसर्टनिटी और ऑब्सलेंस की हम कोई एस्टिमेट वैल्यू नहीं निकाल सकते कि कितने जब अनसर्टनिटी होगी, ऑब्सलेंस होगा तो कितने का लॉस होगा, तो उसको भी हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। ऑब्सोलीट होना मतलब चीज़ पुरानी हो जानी। अगर ऑब्सोलीट हो गई, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई या कुछ, उसमें कितना लॉस होगा, वी कैन नॉट कैलकुलेटेड इन द मोनेटरी टर्म्स, तो उसमें भी हम प्रॉफिट को एस्टिमेट नहीं कर सकते। फिर इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ। इसका क्रिटिसिज्म है